बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, उसका टॉपिक नंबर 4.5 प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स यानी कि मूवमेंट्स का असूल जो है बयान करें। मोस्टली बोर्ड में ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इसको पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये कम ही था। अब अगर हम रोज़मर्रा लाइफ के अंदर देखें कि डबल आर्म स्पैनर हम यूज़ करते हैं कार वगैरह जो है उसके व्हील के नट को ओपन करने के लिए या क्लोज़ करने टाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल आर्म स्पैनर यूज़ करते हैं। तो डबल आर्म स्पैनर जो है अगर हम देखें तो उसके ऊपर कपल फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही होती है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो जो क्लॉकवाइज फोर्स टार्क प्रोड्यूस करेगी उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट का नाम दे देंगे, और इसी तरह जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट या मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगी उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का नाम दे देंगे। अब देखें, अगर तो बॉडी जो है उसके ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो इक्वल होगा तो बॉडी जो है वो रेस्ट हालत में होगी, यानी कि स्पैनर जो है वो टर्निंग नहीं करेगा, टर्निंग करेगा ना, वो नट को लूज़ करेगा ना टाइट करेगा, वो रेस्ट हालत में होगा। तो लिहाजा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी यही है कि बॉडी जो होती है वो बैलेंस हालत में होती है, रेस्ट हालत में होती है। इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम जो है वो इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है ऑफ बॉडी के हो जाए, जो बॉडी को ऊपर एक्ट कर रहा है उस दोनों इक्वल हों तो बॉडी क्या होगी, बैलेंस होगी। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं। अब बॉडी इज बैलेंस, एक बॉडी बैलेंस होगी इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम जो एक्ट कर रहे हैं बॉडी के ऊपर इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट, जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का जब सम इक्वल होंगे तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट हालत में होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, बैलेंस पोजीशन में होगी। अब हम सीसा की एग्जांपल लेते हैं, बच्चों का झूला जिस पे बच्चे अक्सर बैठ के जो है वो सीसा के ऊपर मूव करते हैं, अप एंड डाउन जो है उसको मोशन करवाते हैं। अगर तो दोनों बॉडीज जो है वो सेम डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई हैं, यानी कि मूवमेंट आर्म दोनों का जो है वो क्या है, सेम है, कहाँ से, उनके ओरिजिन पॉइंट से, और बॉडी के मासेस जो हैं या वेट जो हैं वो भी सेम है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉक, वेट दोनों के जब बराबर हो गया तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। जब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो गए तो बॉडी क्या हो जाएगी, बैलेंस हालत में हो जाएगी। लेकिन अगर हम जो है इस जगह पे एक हैवियर वेट वाले बॉडी को बिठा देते हैं तो सीसा के जो है वो बैलेंस पोजीशन में नहीं रहेगी, बल्कि क्या करेगी, मूव करेगी, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में इधर से, और जो W2 है वो W1 बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपवर्ड मूव करेगी। तो अगर हम इनका मूवमेंट निकालना चाहते हैं W2 का, तो W2 इंटू क्या आ जाएगा, L। W2 क्या है, फोर्स है, फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट के, तो mgl। तो ये टार्क जो है कौन सा, ये हमारे पास आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज वाला टार्क। एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है और जब क्लॉकवाइज टार्क जो है ये अगर बराबर होंगे तो बॉडी जो है वो बैलेंस हालत में होगी, यानी कि दोनों का जो टर्निंग फैक्ट है, यानी कि टार्क जो दोनों ने मूवमेंट पैदा किया है, फोर्स, वो दोनों में सेम हो तो बॉडी बैलेंस होगी। लेकिन अगर हमने देखा है कि अगर एक बॉडी जो है हैवियर है, दूसरी जो है लाइटर है, तो बॉडी बैलेंस हालत में नहीं रहती, क्योंकि उसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस जो थी उनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल नहीं था। तो जो है मूवमेंट का प्रिंसिपल है उसमें ये कहा गया है कि जब तक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब मूवमेंट इक्वल होंगे तो बॉडी बैलेंस हालत में होगी, रेस्ट हालत में होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट की डिफाइन जो है वो स्टार्ट में ही आपको इसी टॉपिक के दी गई है। तो फोर्स वो फोर्स
जो हम किसी स्पैनर वगैरह के ऊपर अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो स्पैनर के ऊपर, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई की जाती है स्पैनर के ऊपर तो वो नट को टाइट करने के लिए हम लगाते हैं, वो प्रोड्यूस करती है क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोई फोर्स अप्लाई हो स्पैनर के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो अप्लाई होगी तो वो नट को लूज करेगी या टाइट, तो वो जो है वो हमेशा नट को टाइट करेगी। तो टाइट करने के लिए जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फोर्स लगाई जाती है वो प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जैसा कि ये आपकी शक्ल में दिखाया गया है कि फोर्स अप्लाई हो रही है स्पैनर के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो नट को टाइट कर रही है और क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो लिहाजा क्लॉकवाइज मूवमेंट के अंडर जो है वो नट जो है उसको टाइट किया जाता है। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई फोर्स किसी स्पैनर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी, तो वो, और किस लिए लगा रहे होंगे उसको, कि नट जो है उसको क्या किया जा सके, लूज किया जा सके। तो नट को लूज करने के लिए जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो जो फोर्स है वो प्रोड्यूस करेगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।